शैली ने अपने घर वालों के खिलाफ जाकर विकी से शादी की थी। विकी और शैली की दोस्ती कॉलेज से हुई थी। दोनों के कॉलेज आसपास ही थे और अक्सर कॉलेज के सामने वाले पार्क में दोनों का मिलना जुलना हो जाता था और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। शैली होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रही थी और विकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। दोनों की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और दोनों की जॉब लग गई थी। इस बीच दोनों ने निश्चय कर लिया था एक दूसरे से शादी करने के लिए। विकी के घर वालों को कोई खास ऐतराज नहीं था क्योंकि उसके घर वाले बहुत अमीर थे और किसी को किसी की जिंदगी से कोई मतलब नहीं रहता था। सब अपने मनमर्जी के मालिक थे। लेकिन शैली के मम्मी पापा, समाज, परिवार, इन सबको साथ में लेकर चलने वाले एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखते थे और चाहते थे कि शैली की शादी उनकी मर्जी से उनके जात बिरादरी के लड़के से हो। लेकिन शैली अपनी जिद पर अड़ गई कि वह विकी से ही शादी करेगी। शैली के पापा को जब लगा कि शैली किसी भी कीमत पर नहीं मानने वाली तो उन्होंने उसे यहाँ तक बोल दिया कि तू क्या जानती है विकी के बारे में। अमीर घर का बिगड़ा लड़का है, कल को तुझे इस्तेमाल करके छोड़ देगा। शादी बराबरी वालों में करनी चाहिए। लेकिन शैली को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और उसका कहना था कि वह और विकी लगभग बराबर कमाते हैं और माँ बाप की धन दौलत से हमें क्या लेना देना। माँ बाप की धन दौलत से हमें क्या लेना देना। विकी मुझे बहुत प्यार करता है और मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। 5 साल के प्यार के लिए तू 25 साल से प्यार करने वाले माँ बाप की बात नहीं मान रही है। लेकिन शैली नहीं मानी तो माँ बाप ने भी शैली को उसके हाल पर छोड़ दिया और उससे कहा, तुझे विकी से शादी करनी है तो हमारा तुझसे कोई नाता नहीं रहेगा और न ही आज से तेरे कोई माँ बाप और छोटी बहन है। हमने तुझे बचपन से लेकर आज तक सब कुछ देने की कोशिश की है और तुझसे सिर्फ एक चीज मांगी थी कि हमारी इज्जत पर कभी आंच नहीं आने देना। लेकिन तुमने आज अपना वह वादा भी तोड़ दिया। शैली ने बोला, मम्मी पापा, आप लोग किस जमाने में जी रहे हैं। मैं कोई विकी के साथ भाग नहीं रही हूँ, मैं उसके साथ शादी कर रही हूँ। इससे आपकी इज्जत पर कोई दाग नहीं आएगा। विकी बहुत अच्छा लड़का है और अपने पैरों पर खड़ा है, अच्छे घर परिवार से है। आप लोग फालतू में इतना बखेड़ा कर रहे हैं। खैर, न शैली को मानना था और न ही उसके माता पिता को मानना था तो शैली ने अपनी मर्जी से विकी के साथ शादी कर ली और शैली अपने माता पिता और छोटी बहन से सारे रिश्ते नाते तोड़ लिए। शैली को लगा था कि मम्मी पापा का गुस्सा कुछ दिनों के बाद ठंडा हो जाएगा, इसलिए वह भी अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश थी। इस तरह से शैली की शादी को करीब 2 साल बीत गए। शैली और विक्की बहुत खुश थे। लेकिन शैली के माँ बाप ने आज तक शैली को माफ नहीं किया था और न ही उससे कोई संपर्क रखा था। लेकिन शैली विक्की के साथ बहुत खुश थी, बहुत प्यार करते थे दोनों एक दूसरे को और अपने निर्णय पर उसे कोई पछतावा नहीं था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। शैली बस यही सोचती थी कि जिस दिन भी मम्मी पापा उसकी यह खुशनुमा जिंदगी देखेंगे उन्हें जरूर एहसास होगा कि मैंने कोई गलती नहीं की है। शैली अब एक बच्चा करना चाहती थी क्योंकि शादी को 2 साल हो चुके थे। विक्की ने बोला, हाँ, अगर तुम मेंटली बच्चे के लिए प्रिपेयर हो तो हम बच्चा कर सकते हैं। शैली ने बोला, हाँ, अब 2 साल हो गए, बच्चों के बारे में तो हमें सोचना चाहिए। 2-3 महीनों के बाद शैली अब गर्भवती थी और बहुत खुश थी। विक्की भी बहुत खुश था कि उसकी संतान आने वाली है और शैली अपना बहुत ख्याल भी रखती थी। विक्की भी शैली का बहुत ख्याल रखता था। दोनों कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। लेकिन पता नहीं एकाएक क्या हुआ कि शैली का गर्भपात हो गया। शैली को कुछ भी समझ में नहीं आया, ऐसा कैसे हो गया। डॉक्टर ने बोला, ऐसा कभी कभी हो जाता है। शुरू के 3 महीने बच्चा पेट में सही से स्टेबल नहीं रहता, बहुत ख्याल रखने की जरूरत होती है, इसलिए थोड़ी सी भी लापरवाही से अक्सर ऐसा हो जाता है। कोई चिंता की बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा और शैली कुछ महीनों के बाद फिर से माँ बनने की तैयारी कर सकती है। शैली और विक्की अब घर आ चुके थे। शैली बहुत उदास थी। उदास तो विक्की भी था, लेकिन वह शैली को हौसला दे रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, अगली बार हम और भी ज्यादा ध्यान रखेंगे। शैली को इस बात की संतुष्टि थी कि विक्की उसका इतना ख्याल रखता है और उसे अपना जीवन साथी चुनने के लिए खुद पर गर्व महसूस हो रहा था। और वह सोच रही थी कि अगर उसके मम्मी पापा आज यहाँ होते तो उन्हें समझ में आता विक्की उससे कितना प्यार करता है और वह भी मेरे फैसले से बहुत खुश होते। शैली को कुछ दिनों के लिए डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा था, इसलिए शैली ने 1 महीने की छुट्टियां ले ली थी ऑफिस से और घर में ही आराम कर रही थी। लेकिन अभी भी 1 महीने के लिए वर्क फ्रॉम होम ले लिया था।
विक्की शैली का पूरा ख्याल रख रहा था। शैली अब धीरे धीरे स्वस्थ हो रही थी, पर वह मानसिक रूप से बहुत कमजोर होती जा रही थी। जो थोड़े बहुत काम वह करती थी उसमें भी बहुत गड़बड़ कर देती थी। जैसे दाल में नमक नहीं डालती, सब्जी में 2 बार नमक डाल देती, धुले हुए कपड़े दोबारा धोने के लिए डाल देती, और जब खाना खाने बैठती तो दाल में नमक नहीं, सब्जी में ज्यादा नमक मिलता तो अपनी गलती का एहसास होता, कपड़े भी वह दोबारा धो डालती। और विक्की बोलता यह धुले हुए कपड़े हैं, तो उसे अपनी गलती का एहसास होता। पता नहीं क्यों वह ऐसी गलतियां कर रही थी। विक्की ने बोला, कोई बात नहीं शैली, तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया है इसलिए तुम्हें डिप्रेशन हो गई होगी, तुम टेंशन मत लो। लेकिन शैली ठीक होने के बजाय और भी ज्यादा डिप्रेस होती जा रही थी और उसकी गलतियां बढ़ती ही जा रही थी। गर्म किए हुए दूध को वह दोबारा गर्म करने के लिए गैस पर रख देती थी। एक बार खाना खा लेने के बाद उसे लगता कि उसने खाना नहीं खाया है और वह दोबारा खाना खाने जाती, पर खाना किचन में नहीं होता। तब विक्की बताता कि तुमने अभी अभी तो खाना खाया था, और झूठी प्लेट सिंक में उसे दिखाई पड़ती, पर उसे भूख लग रही होती और उसे ऐसा लगता कि उसने खाना नहीं खाया है। शैली को अब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे लग रहा था उसकी तबीयत कुछ ज्यादा ही बिगड़ती जा रही है। तब विक्की ने बोला, चलो हम डॉक्टर से मिलकर आते हैं, मुझे भी अब कुछ ठीक नहीं लग रहा, डॉक्टर से दिखा लेना सही रहेगा। और विक्की शैली को डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने शैली की अच्छे से जांच पड़ताल की और उससे काफी क्वेश्चन पूछे, जिसका जवाब शैली ने ठीक ठाक से बताया और डॉक्टर को सब कुछ नॉर्मल ही लगा। डॉक्टर ने बोला कि घबराने की कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, शैली का अबॉर्शन हुआ है, शायद यह बात वह भूल नहीं पा रही, इसलिए उससे यह गलतियां हो रही है, कोई घबराने की बात नहीं है। मैं कुछ मल्टीविटामिन और नींद की गोलियां लिख देता हूँ, नींद अच्छी आएगी तो खुद ही उसकी तबीयत में सुधार आएगा, और ऐसी कोई खराबी तो मुझे दिख नहीं रही। यह बात सुनकर विक्की और शैली को बहुत तसल्ली हुई और वह घर आ गए। शैली ने भी सोचा कि सही बात है, उसे आराम की जरूरत है, और उसने दवाइयां शुरू कर दी। लेकिन शैली की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था, अभी भी उसके हालात वैसे ही थे। सुबह शैली सोकर उठी तो उसने विक्की से 1 कप चाय मांगी। विक्की ने बोला, शैली ज्यादा चाय पीना अच्छी बात नहीं। शैली ने बोला, अभी तो मैं सोकर उठी हूँ, मैंने चाय पी ही कहाँ है। तो विक्की ने बोला, शैली तुम फिर भूल गई हो, तुम सोकर उठ चुकी हो, नहा चुकी हो, उसके बाद तुमने ही 2 कप चाय बनाई थी और तुम चाय पीकर दोबारा थोड़ी देर के लिए लेटी थी। इस पर शैली को कुछ भी याद नहीं आया। उसने बोला, ऐसा नहीं हो सकता, मैं अभी सोकर उठी हूँ, इतना भी मैं नहीं भूल सकती। विक्की ने बोला, शैली प्लीज शांत रहो और अपने दिमाग को काबू में रखो, तुम दोबारा सोई थी। पर शैली को अजीब सा लग रहा था। वह बाथरूम में गई तो उसने देखा उसने नहाकर अपनी नाइटी और अंडरगारमेंट्स धोकर बाथरूम में रखे हुए थे, मतलब कि वह सच में नहाई थी। उसने सिंक में देखा, वहाँ 2 कप जूठी चाय पड़ी हुई थी, मतलब उसने चाय भी पी थी। अब तो शैली को और भी टेंशन होने लगी कि वह इस हद तक कैसे भूलने लगी है। वह कब उठी, कब नहाई, कब उसने चाय पिया, उसे कुछ भी याद नहीं। खैर उसने सोचा अब तो वह दवाइयाँ ले रही है, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था। एक दिन शैली ने दोपहर में विक्की से बोला, विक्की आज कुछ बाहर का खाने को मन कर रहा है, प्लीज पिज्जा मंगवाते हैं। विक्की ने बोला, शैली तुम क्या बोल रही हो, अभी 1 घंटे पहले ही तो पिज्जा मंगवा कर खाया है तुमने। शैली ने बोला, नहीं विक्की ऐसा कैसे हो सकता है। विक्की ने बोला, शैली तुम फिर भूल गई हो, तुमने कुछ देर पहले ही पिज्जा खाया है। और शैली ने बोला, अगर ऐसा होता तो मुझे इतनी जोर की भूख थोड़ी न लग रही होती। विक्की ने बोला, क्योंकि तुम्हारा दिमाग यह मान रहा है कि तुमने कुछ भी नहीं खाया है। विक्की ने शैली को उसका फोन उठाकर दिखा दिया। शैली के फोन से ही पिज्जा ऑर्डर किया गया था और फोन तो शैली के पास ही था। विक्की ने बोला, देखो तुमने खुद ही अपना फेवरेट चीज पिज्जा ऑर्डर किया है। और फिर किचन में पिज्जा का पैकेट भी दिखाया। शैली को समझ में नहीं आ रहा था कि वह इस हद तक कैसे भूलती जा रही है। अब तो शैली को लग रहा था कहीं वह पागल तो नहीं हो रही। शैली बहुत टेंशन में आ चुकी थी। डॉक्टर सब कुछ नॉर्मल बता रही थी, लेकिन शैली को कुछ भी नॉर्मल नहीं लग रहा था। विक्की भी काफी परेशान हो गया था कि आखिर शैली को क्या हो गया है। शैली ने बोला, एक काम करती हूँ, ऑफिस वापस ज्वाइन कर लेती हूँ, घर में रहते रहते दिमाग और खराब हो रहा है। विक्की ने बोला, हाँ यह ठीक रहेगा, तुम ऑफिस ज्वाइन कर लो, तुम्हारा मन लगा रहेगा और तुम फालतू की बातें नहीं सोचोगी। शैली ने अगले दिन से ऑफिस जाना शुरू कर दिया, लेकिन अब तो शैली ने और भी गड़बड़ करनी शुरू कर दी।
वह ऑफिस की जरूरी फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स अपने लैपटॉप से डिलीट कर देती थी, गलत प्रेजेंटेशन सबमिट कर देती थी। ऑफिस ग्रुप में काम की बातों की जगह कभी कभी जोक्स भेज दिया करती थी, जिसकी वजह से उसे अच्छी खासी डांट ऑफिस से पड़ रही थी और शैली को समझ में नहीं आ रहा था कि वह यह सब कुछ कब और कैसे कर देती है। अब तो शैली की और भी मुसीबतें बढ़ गई थी। शैली का कोई दिन ऐसा नहीं जाता था कि ऑफिस में कोई गड़बड़ी न करती, जिसकी वजह से उसे ऑफिस से भी अल्टीमेटम मिल चुका था कि यह उसका लास्ट चांस है। अगर उसने खुद में सुधार नहीं लाया तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि इससे ऑफिस का नुकसान हो रहा है। शैली बहुत ज्यादा डिप्रेस होने लगी थी और फिर एक बार डॉक्टर के पास गई और उन्हें बताया कि वह ऑफिस के ग्रुप में कुछ भी गलत मैसेज सेंड कर देती है और काम के डॉक्यूमेंट्स डिलीट कर देती है और उसे कुछ भी याद नहीं रहता कि वह कब और क्यों ऐसा करती है। डॉक्टर ने बोला, या तो कोई गंभीर मानसिक बीमारी के लक्षण लग रहे हैं जो कि पकड़ में नहीं आ रहे, क्योंकि बात अब काफी आगे बढ़ रही है। मुझे तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा है। अब एक काम हो सकता है, आप किसी साइकेट्रिस्ट से मिलो, वही आपकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। और डॉक्टर ने एक साइकेट्रिस्ट का एड्रेस शैली को दे दिया। शैली साइकेट्रिस्ट के नाम से बहुत डर गई कि सब कुछ ठीक ठाक था। अचानक यह सब कुछ क्या हो गया। विक्की भी बहुत परेशान हो गया और बोल रहा था, पता नहीं हमारे परिवार को किसकी नजर लग गई। पहले हमने अपना बच्चा खोया और फिर उसके बाद से तुम्हारी ऐसी हालत होती जा रही है। हम दूसरे बच्चे के बारे में भी सोच नहीं सकते। पहले तुम्हारा ठीक होना जरूरी है। मुझे तो लग रहा था कुछ दिनों में तुम नॉर्मल हो जाओगी, पर तुम्हारी प्रॉब्लम तो बढ़ती ही जा रही है। शैली विक्की के गले लगकर रोने लगी और बोली, प्लीज विक्की, कुछ भी करो, मुझे ठीक कर दो। मैं पागल नहीं होना चाहती, मैं पागल खाने में नहीं रहना चाहती। पता नहीं साइकेट्रिस्ट क्या बोलेगा, यह सब कुछ क्या हो रहा है। विक्की ने बोला, शैली ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं ऐसा कुछ होने ही नहीं दूंगा। डॉक्टर कुछ भी बोलेगा, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। यह सब कुछ बोलकर विक्की ने शैली को दिलासा दिया। अगले दिन विक्की और शैली ने साइकेट्रिस्ट से अपॉइंटमेंट ली थी, लेकिन साइकेट्रिस्ट को किसी जरूरी काम से 1 महीने के लिए विदेश जाना पड़ा, इसलिए अब 1 महीने बाद ही साइकेट्रिस्ट से मिलना हो पाता। शैली बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी और ऑफिस से दोबारा छुट्टी ले चुकी थी, लेकिन वर्क फ्रॉम होम कर रही थी। लेकिन अभी भी शैली से वही सारी गलतियां तो हो ही रही थी और शैली को यकीन हो गया था कि जल्द ही उसकी जॉब भी चली जाएगी। शैली पूरी तरह से टूट गई थी। फिर उसे अपने मम्मी पापा की याद आई, और जब बच्चे बहुत ज्यादा मुसीबत में होते हैं तो माँ बाप ही उन्हें अपना सबसे बड़ा सहारा लगते हैं। शैली ने डरते डरते अपनी मम्मी को फोन लगाया। उधर से शैली की मम्मी ने फोन उठाया। शैली मम्मी की आवाज सुनकर रोने लगी। शैली की आवाज उसकी मम्मी ने पहचान ली और बोली, क्या हो गया बेटा, तू रो क्यों रही है। शैली ने बोला, मम्मी मेरी तबीयत बहुत खराब है, मैं पागल हो रही हूँ, मैं धीरे धीरे पूरी तरह से पागल हो जाऊंगी। पता नहीं मुझे क्या हो गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और शैली ने पूरी बात अपनी मम्मी को बता दी। माँ बाप कितना भी नाराज हो, बच्चों के दुख के आगे पिघल ही जाते हैं। शैली की माँ ने बोला, क्या विक्की तुम्हारा ठीक से ख्याल नहीं रखता। शैली ने बोला, मम्मी विक्की ही तो है जिसकी वजह से मैं आज तक जिंदा हूँ। बहुत प्यार करता है मुझसे, नहीं तो मैं कब का मर जाती। लेकिन मम्मी अब मुझे बहुत अकेला लग रहा है, मैं कुछ दिनों के लिए आपके पास आना चाहती हूँ। शैली के मम्मी पापा शैली का दुख देखकर पिघल चुके थे और उन्होंने बोला, ठीक है, तू कुछ दिनों के लिए यहाँ आकर हमारे साथ रहे, हमारे बीच रहेगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। शायद हमने तुझसे सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए और ऊपर से तूने अपना बच्चा भी खो दिया, इसलिए तुझे ऐसा सदमा लग गया होगा जिसकी वजह से तू डिप्रेस हो रही है। यहाँ आ जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम सब मिलकर फिर से एक साथ रहेंगे। और शैली विक्की के साथ अपने मायके चली गई। विक्की से मिलकर शैली के मम्मी पापा को अपनी गलती का एहसास हो रहा था, क्योंकि विक्की हर तरह से शैली के लायक था और उन्हें लग रहा था विक्की से शादी करके शैली ने कोई गलती नहीं की है। विक्की शैली को छोड़कर अगले ही दिन वापस आ गया और बोला 1 महीने बाद आकर वह शैली को ले जाएगा। शैली अपने मायके में बहुत खुश थी। उसकी मम्मी उसे कोई काम नहीं करने देती थी और उसे उसकी मनपसंद चीजें बनाकर खिलाती रहती थी। शैली में थोड़ा सुधार तो हो रहा था, अब वह खुद का खाना पीना नहीं भूलती थी, सब कुछ ठीक था। लेकिन वर्क फ्रॉम होम में अभी भी वह गड़बड़ियां कर रही थी। ऑफिस का काम करते वक्त उससे गड़बड़ियां हो जा रही थी, जैसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स डिलीट कर देना, फालतू चीजें ऑफिस के ग्रुप में सेंड कर देना बदस्तूर जारी था।
शैली की बहन ने बोला, घबराओ मत दीदी, धीरे धीरे यह सब कुछ भी ठीक हो जाएगा। देखो, अब तुम बस ऑफिस में ही गड़बड़ी कर रही हो और जो तुम घर में गड़बड़ियां करती थी वह सब कुछ तो लगभग बंद हो गया है, तो धीरे धीरे यह भी ठीक हो जाएगा। और फिर जब तुम वापस पहले जैसी हो जाओगी तो पूरी तरह से भली चंगी हो जाओगी। साइकियाट्रिस्ट से दिखाने की कभी कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसी तरह से 1 महीने का वक्त बीत गया। शैली को अब वापस जाना था, लेकिन उसका मन नहीं कर रहा था और उसे लग रहा था कि जो थोड़ा बहुत सुधार उसमें हुआ है वह अपने से संबंधित चीजें नहीं भूलती, जैसे खाना खाकर भूल जाना या नहाकर भूल जाना। लेकिन अभी भी ऑफिस के कामों में बहुत गड़बड़ियां कर रही है, लेकिन जाना भी जरूरी था। शैली बहुत परेशान थी। शैली की माँ ने बोला, एक काम कर बेटा, रिम्बी को अपने साथ ले जा, उसकी छुट्टियां चल रही हैं, कुछ दिनों तेरे साथ रह लेगी, तेरा मन बहल जाएगा। शैली को यह बात ठीक लगी। रिम्बी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रही थी और अभी उसके कॉलेज की छुट्टियां चल रही थी। शैली अपने साथ रिम्बी को लेकर अपने घर आ गई थी। 1-2 दिन तो सब कुछ ठीक रहा। उसके बाद धीरे धीरे फिर से शैली अपनी पुरानी हरकतें करने लगी, जो कि मायके में लगभग बंद हो चुकी थी। अब वह फिर से चाय पीकर भूल जाती या ब्रश करके भूल जाती कि उसने ब्रश कर लिया है और दोबारा ब्रश करने लगती। शैली ने परेशान होकर रिमी और विकी से बोला, देखो, फिर से वही सारी परेशानियां वापस आ गई। मुझे तो लगता है मैं पागल ही हो जाऊंगी, पता नहीं मेरे नसीब में क्या लिखा है। विकी ने बोला, अब हमारे पास कोई चारा नहीं है, चलो हम डॉक्टर से दिखाई लेते हैं, साइकियाट्रिस्ट भी आ चुके हैं, मैं अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ। तब तक शैली के ऑफिस से फोन आया और उससे बोला गया कि आपको 1 महीने की नोटिस दी जाती है, आप कहीं और अपने जॉब का इंतजाम कर लीजिए, क्योंकि आप लगातार गलतियों पर गलतियां किए जा रही है। अब तो शैली को और भी अधिक टेंशन हो गई। शैली ने अपने ऑफिस का मेल चेक किया तो उसने बहुत जरूरी मेल सेंड ही नहीं किए थे और फालतू के मेल सेंड कर दिए थे। ऑफिस के ग्रुप में भी उसने फालतू के जोक्स सेंड किए थे और जरूरी प्रेजेंटेशन डिलीट कर दी थी। शैली ने बोला, यह तो होना ही था, क्योंकि मैं पागल जो हो रही हूँ। अब तो साइकियाट्रिस्ट से दिखाने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं है। तब तक पिज्जा वाला पिज्जा लेकर आ गया। विकी ने कहा, अरे अभी तो सबने दोपहर का खाना खाया है, यह पिज्जा किसने ऑर्डर कर दिया? और किसने किया होगा? मैंने ही किया होगा, और मुझे कुछ याद तो है नहीं। कहकर शैली ने अपना फोन चेक किया तो सच में पिज्जा शैली ने ही ऑर्डर किया था। रिमी ने बोला, लेकिन दीदी ऐसा कैसे हो सकता है? आप और मैं काफी देर से एक साथ बैठे हैं और पिज्जा 15 मिनट पहले ही ऑर्डर किया गया है। आपने कब ऑर्डर कर दिया? मैंने तो देखा भी नहीं। शैली ने बोला, रिमी यही तो बात है, मैं कब क्या करती हूँ, कैसे करती हूँ, कुछ भी पता नहीं चलता, बस कर देती हूँ। कहकर शैली हंसने लगी और हंसते हंसते उसकी आंखों से आंसू भी आ रहे थे। विकी से यह सब कुछ देखा नहीं गया और उसने शैली को गले लगा लिया और बोला, चिंता मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। और विकी शैली को लेकर साइकियाट्रिस्ट के पास चला गया। रिमी घर पर अकेली थी। शैली और विकी को आने में 4-5 घंटे का वक्त लगता, क्योंकि साइकियाट्रिस्ट का क्लिनिक काफी दूर था और उसके पास टाइम भी बहुत लगता था, क्योंकि पेशेंट बहुत थे। इसलिए शैली ने पहले ही रिमी से बोल दिया था कि आराम से रहना, हम लोग कम से कम 5 से 6 घंटे के बाद ही आएंगे। रिमी ने बोला, बिल्कुल, आप लोग चिंता मत करो। शैली की रिमी को भी बहुत टेंशन हो गई थी। कुछ घंटों के बाद शैली और विकी साइकियाट्रिस्ट से मिलकर आ चुके थे और साइकियाट्रिस्ट ने कुछ हल्की फुल्की दवाइयां देकर 1 हफ्ते बाद मिलने के लिए कहा था। शैली बहुत टेंशन में थी। रिमी ने शैली को आराम करने के लिए कहा। शैली सो गई। रिमी भी अपने कमरे में चली गई और पढ़ाई करने लगी। रात हो चुकी थी, अब सबको भूख लग रही थी और रिमी बाहर आई और बोला कि मैंने रात का खाना बना दिया था, चलिए सब लोग खा लेते हैं। तो विकी ने बोला, लेकिन शैली ने तो खाना खा लिया है। शैली ने बोला, नहीं विकी, मैंने कब खाना खाया है, मैं तो अभी सोकर उठी हूँ। विकी ने बोला, अभी 10 मिनट पहले तो तुमने खाना खाकर प्लेट सिंक में रखी है, तुमने बोला बहुत जोर की भूख लगी है। शैली ने बोला, नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो सो रही थी। विकी ने बोला, तुम फिर भूल गई, तुम खाना खाने के बाद दोबारा सो गई थी। लेकिन शैली को बहुत जोर की भूख लग रही थी। तब तक मशीन का अलार्म बजने लगा। शैली ने बोला, इस वक्त कपड़े क्यों धो रहे हो? विकी ने बोला, खाना खाने के बाद तुमने ही कपड़े धोने के लिए डाले थे, यह बात भी तुम भूल गई। शैली ने बोला, रात में कपड़े मैं तो कभी नहीं धोती। विकी ने बोला, अब तुम्हें कुछ याद कहाँ रहता है, कोई बात नहीं, सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तब तक डोरबेल बजी और ग्रोसरी का सामान आया हुआ था, वह भी बहुत ज्यादा। शैली ने बोला,
या क्यों इतना ज्यादा सामान ऑर्डर किया है? तो विकी ने बोला, मैंने ऑर्डर नहीं किया, मैं तो कभी भी ग्रोसरी ऑर्डर नहीं करता, तुम ही करती हो। शैली ने अपना फोन चेक किया तो ऑर्डर तो हो रखा था। अब तो शैली रोने लगी और बोली, मैं तो सच में पूरी तरह से पागल हो चुकी हूँ, अब मैं कभी भी ठीक नहीं हो पाऊंगी, अब तो मुझे पागल खाने में ही जाकर रहना पड़ेगा। और पता नहीं क्या क्या बोलकर रोने लगी। विकी उसे सांत्वना देने लगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन रिमी चुपचाप खड़ी थी। विकी ने बोला, रिमी अपनी दीदी को समझाओ, देखो यह कितना रो रही है। रिमी ने बोला, बिल्कुल समझाऊंगी, और आज दीदी को समझ में भी आ जाएगा, बस थोड़ी देर रुकिए, आज मैं दीदी को अच्छे से समझा ही दूंगी। दीदी आप टेंशन मत लो, आज मैं आपकी सारी समस्या हल ही कर दूंगी, बस आप थोड़ा इंतजार करो। थोड़ी देर के बाद शैली के मम्मी पापा बाहर खड़े थे। मम्मी पापा को देखकर शैली हैरान हो गई। अरे मम्मी पापा, आप लोग यहाँ? और विकी के मम्मी पापा भी तब तक आ चुके थे। अब विकी को लगा उसके मम्मी पापा कैसे आ गए। दोनों के मम्मी पापा ने रिमी से पूछा, हमें अचानक यहाँ कॉल करके क्यों बुलाया? रिमी ने बोला, बहुत जरूरी बात है, इसलिए आप लोगों को बुलाना जरूरी था, क्योंकि कुछ भी हो मैं घर में सबसे छोटी हूँ और यहाँ बड़ों का रहना जरूरी है। पर हाँ, आज मैं जो बोलने जा रही हूँ सुनकर सबको झटका जरूर लगेगा, पर हाँ, उस झटके के बाद बहुत कुछ ठीक हो जाएगा। सब हैरान हो गए कि यह रिमी क्या बोल रही है। रिमी ने टीवी ऑन किया और अपना फोन टीवी से कनेक्ट कर दिया। टीवी में हर कमरे की फुटेज आ रही थी, जिसे देखकर विकी हैरान हो रहा था। किचन से लेकर बेडरूम, हॉल, यहाँ तक कि वॉशरूम के बाहर तक की फुटेज थी। विकी ने अपने घर में चारों ओर नजर दौड़ाई, हर कोने में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। रिमी ने विकी से बोला, हैरान होने की जरूरत नहीं है, जब आप लोग साइकेट्रिस्ट के पास गए थे ना, तभी मैंने पूरे घर में सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल करवाए थे, क्योंकि मुझे आपके ऊपर काफी पहले ही शक हो गया था। शक हो गया था? कैसा शक? रिमी, यह तू क्या बोल रही है? शैली ने बोला। तो रिमी ने बोला, दीदी पहले तुम यह फुटेज देखो, तुमने कब खाना खाया है, कब कपड़े धोने डाले हैं और कब ग्रोसरी ऑर्डर की है। सब लोग फुटेज ध्यान से देखने लगे। शैली चुपचाप अपने बेडरूम में सोई हुई थी। विकी ने खाना निकाला, शैली के पास रूम में गया, वहां बैठकर आराम से खाना खाया, फिर प्लेट ले जाकर सिंक में रखी, फिर कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन में डाला और फिर ग्रोसरी ऑर्डर की। सब कुछ विकी ने किया। और फिर शैली उठकर जब खाना मांग रही थी तो विकी ने उससे बोला, तुम खाकर सो गई थी और कपड़े भी मशीन में डाले थे, साथ ही ग्रोसरी भी ऑर्डर की थी, जबकि शैली ने कुछ भी नहीं किया था। सब कुछ विकी ने किया था और शैली को बेवकूफ बना रहा था। अब सबको समझते देर नहीं लगी कि इतने दिनों से शैली के साथ जो कुछ भी हो रहा था वह सब विकी का किया धरा था, और वह शैली को अपनी मीठी बातों में फंसाकर उसे वही दिखा रहा था जो वह उसे दिखाना चाहता था, और शैली खुद को पागल समझ रही थी। रिमी ने आगे बोला, शक तो मुझे काफी पहले ही हो गया था, जब शैली दीदी हमारे पास रहने आई थी। उस वक्त शैली दीदी न खाना खाकर भूलती थी, न ही नहाकर भूलती थी, न ही ब्रश करके भूलती थी। सब कुछ ठीक था क्योंकि विकी जीजू वहाँ नहीं थे। हाँ, उस वक्त सिर्फ गड़बड़ी होती थी तो दीदी के ऑफिस के कामों में। वह ऑफिस के ग्रुप में गलत चीजें सेंड कर देती थी और गड़बड़ियां करती थी। उसी वक्त मुझे शक हो गया था कि यह सब कुछ दीदी नहीं कर रही है। मैं भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, विकी जीजू की तरह, और मुझे उसी वक्त समझ में आ गया था कि दीदी का लैपटॉप और मोबाइल दोनों जीजू ने हैक करके रखा हुआ है, और वह वहाँ से उनके लैपटॉप और मोबाइल को कंट्रोल करते हैं और उनके लैपटॉप और मोबाइल से सारे कांड करते रहते हैं, और दीदी को ऐसा लगता है कि वह यह सब कुछ कर रही हैं और भूल जा रही है, जबकि दीदी ने कुछ भी नहीं किया होता। यह सब कुछ विकी जीजू का काम था। कहकर रिमी ने विकी का वह लैपटॉप और मोबाइल निकालकर सामने रख दिया, जिसमें उसने शैली का फोन और लैपटॉप एक्सेस लेकर रखा हुआ था, और वह पूरी तरह से शैली के लैपटॉप और फोन के क्लोन थे, जिन्हें विकी आसानी से हैंडल कर सकता था। और शैली सोचती थी कि सब कुछ उसने किया है। देख लो दीदी, तुम्हारे पति ने ही तुम्हें पागल साबित करने की कोशिश की है, तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है, तुम भली चंगी हो, तुम कुछ भी नहीं करती हो, पर तुम्हें ऐसा दिखाया जाता है, और तुम जीजू से बहुत प्यार करती हो, उन पर अंधा विश्वास करती हो, जिसका यह सिला दिया है उन्होंने। यह सब कुछ देखकर शैली हैरान थी, और शैली के पापा गुस्से में आग बबूला हो रहे थे। उन्होंने एक जोरदार थप्पड़ विकी को लगाया और बोला, क्या सोच रखा था तूने? हमारी बेटी अकेली है, हमने उसे त्याग दिया है, तो तू उसके साथ जो दिल में आएगा करेगा? अरे माँ बाप बच्चों से गुस्सा हो सकते हैं, पर अपने दिल से कभी भी त्याग नहीं सकते। आज शैली को समझ में नहीं आ रहा था कि विकी ऐसा क्यों कर रहा है।
विकी के मम्मी पापा भी हैरान थे क्योंकि उसने अपनी मर्जी से शैली से शादी की थी। शैली ने विकी का कॉलर पकड़कर रोते हुए पूछा, विकी, आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं तुमसे कितना प्यार करती थी। तुम भी मुझसे इतना प्यार करते थे, फिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? विकी ने बोला, शैली, मैं तुमसे बोर हो गया था। मैं तुमसे छुटकारा पाना चाहता था, लेकिन मुझे पता था तुम मुझे इतनी आसानी से छोड़ोगी नहीं। ऊपर से अब तुम्हें बच्चे की जिद हो गई थी और मुझे लगा बच्चा पैदा हो जाएगा तो तुमसे छुटकारा पाना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा और मैं एक लड़की के साथ जीवन भर नहीं रह सकता। मैं ऐसा ही हूँ। तुमसे पहले भी मेरे कई अफेयर्स रहे हैं, लेकिन तुमने तो मुझसे शादी ही कर ली और फिर मैं कहीं किसी और लड़की को फंसा नहीं पाया। लेकिन 2 साल होते होते मैं तुमसे बोर हो गया और अब तुम्हें बच्चा चाहिए था, इसलिए मुझे यह सब कुछ करना पड़ा। सबसे पहले तुम्हारे बच्चे को खत्म करने के लिए मैंने तुम्हें दूध में अबॉर्शन की गोली मिलाकर दी ताकि बच्चा खत्म हो जाए। सुनकर शैली को यकीन नहीं हुआ कि कोई पिता अपने ही बच्चे की जान ले सकता है और उसने भी एक जोरदार तमाचा विकी के गाल पर लगाया। विकी ने बोला, उसके बाद मैंने सोच लिया कि तुम्हें पागल साबित कर दूंगा और पागल औरत से तो आसानी से तलाक मिल सकता है और तुम तो फिर खुद ही मुझे छोड़ दोगी क्योंकि तुम मेरी जिंदगी कभी बर्बाद नहीं करना चाहोगी, इतना प्यार जो करती हो मुझसे। इसलिए मैंने तुम्हारा लैपटॉप और मोबाइल हैक कर लिया और खुद ही तुम्हारे लैपटॉप और मोबाइल से सारे कांड करने लगा और तुम्हें लगता था कि वह सब कुछ तुम कर रही हो। और घर में जानबूझकर मैं तुमसे झूठ बोलता था कि तुमने खाना खा लिया है या चाय पी ली है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता था। लेकिन मैं तुम्हें जैसा दिखाता था तुम वैसा ही देखती थी। आखिर अंधा विश्वास जो करती थी मुझ पर। यह सब कुछ सुनकर शैली बुरी तरह से टूट गई और बोली, विकी, आज तुमने मेरा प्यार पर से विश्वास उठा दिया। अब कोई लड़की किसी लड़के से प्यार करने से पहले 100 बार सोचेगी। क्यों किया तुमने ऐसा? और अपने मम्मी पापा से बोलने लगी, मम्मी पापा, आप लोग ठीक बोलते हैं। माँ बाप से ज्यादा भला कभी कोई अपने बच्चों के लिए नहीं सोच सकता। मुझे आपकी मर्जी के खिलाफ शादी नहीं करनी चाहिए थी। देखिए, मेरा एक गलत फैसला आज मुझे कहाँ ले आया। शैली के पास अब कोई शब्द नहीं थे बोलने के लिए और वह लगातार रोए जा रही थी। तब तक शैली के पापा ने पुलिस को फोन कर दिया था और पुलिस आ चुकी थी विकी को ले जाने के लिए। पर्याप्त सबूत मिल चुके थे विकी को जेल तक पहुंचाने के लिए। विकी के मम्मी पापा चुपचाप खड़े थे क्योंकि उन्हें भी यकीन नहीं हो रहा था कि उनका बेटा इस हद तक घटिया हरकत कर सकता है। और शैली की मम्मी शैली को समझा रही थी, कोई बात नहीं बेटा, जो हो गया वह हो गया। अब तू घर चल और नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करना। और एक नई सुबह शैली का इंतजार कर रही थी।